हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज़। इसका हम लोग पार्ट 8 देख रहे हैं। आज इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरह उसमें रिफॉर्म लाई जा सकती है, उसमें सुधार क्या किए जा सकते हैं इन अ पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ कुछ सजेशंस और कुछ एफर्ट्स दिए गए हैं। तो एफर्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के तरफ से भी किए गए हैं, कुछ एफर्ट्स जिनको हम लोग देखेंगे। कुछ इलेक्शन कमीशन के तरफ से एफर्ट्स किए गए हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। और कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर्स दिए गए हैं फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको भी आज हम लोग देखने वाले हैं। तो और कुछ सजेशंस भी हम लोग देखेंगे कि और क्या सुधार की संभावनाएं हैं जो की जा सकती हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के परफॉर्मेंस को और सुधारा जाए किस तरह से, ये हम लोग आज समझेंगे। तो सम एफर्ट्स एंड सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़, इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 52nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1985। 1985 में हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस संदर्भ में था ये अमेंडमेंट। टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। उससे पहले 1985 से पहले लोग जो कैंडिडेट्स जीत के आते थे, MPs हों चाहे MLAs हों, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट होते रहते थे। एक कभी कोई इस पार्टी में चला जाता था, कभी उस पार्टी में चला जाता था। तो ये क्रम उनका लगा रहता था और वो इंडिविजुअली चले जाते थे, अकेले इस पार्टी से उस पार्टी में माइग्रेट कर जाते थे। तो ये चीज़ें कभी कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने समस्याएं पैदा करती थी। इसीलिए ये 52nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया इन 1985। उसमें ये प्रावधान किए गए, उसमें ये चीज़ें उसमें लागू की गई कि MLAs जो MPs हैं, MLAs और MPs जो होते हैं, दे कैनॉट चेंज देयर पार्टीज़। वो अपनी पार्टियां चेंज नहीं करेंगे। इस बात का अमेंडमेंट हुआ इन 1985। दिस इज़ नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ, और इस नियम को हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। तो ये तो हम लोग जान गए कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में लाया गया। इससे जो कैंडिडेट्स एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट करते थे, वो उनका माइग्रेशन उस तरह का बंद हो गया आफ्टर दिस एक्ट। लेकिन उसमें एक और प्रावधान था कि अगर कोई पार्टी के मेंबर्स अगर 2/3 मेजॉरिटी में, 2/3 मेजॉरिटी का मतलब आप ये समझिए कि अगर 100 सीट्स किसी पार्टी के पास हैं, उसमें से 67 या 66 या 67 कैंडिडेट्स जो हैं वो चाहें तो माइग्रेट कर सकते हैं एक साथ और किसी दूसरे पार्टी में मर्ज हो सकते हैं, दूसरे पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये प्रावधान भी इसी अमेंडमेंट में आया। अब पहले इंडिविजुअली लोग इधर से उधर चले जाते थे, कोई एक व्यक्ति निकला इस पार्टी से और अगले पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन अब ये नियम हो गया कि इंडिविजुअली कोई भी नहीं निकलेगा। अगर वो निकलेगा तो उसकी सदस्यता MP और MLA की जो उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि उनकी सीट जो है लेजिस्लेचर से वो ख़त्म हो जाएगी। दे विल लूज़ देयर सीट इन द लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर में अपना सीट जो है वो खो देंगे। लेकिन अगर किसी पार्टी में से, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जांपल के तौर पर किसी पार्टी में 100 मेंबर्स हैं, तो उसमें से अगर चाहें तो 67 या 63 जो भी हो रहा हो 2/3, वो उतने लोग, उतने मेंबर्स इकट्ठे निकल जाएं और किसी अदर पार्टी में मर्ज हो जाएं, तो ये संभव है, ऐसा हो सकता है। इसका उदाहरण अभी 2022 में हम लोगों ने देखा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार चल रही थी,
जो कि एनसीपी और कांग्रेस की मदद से चल रही थी। तो उनकी जो पार्टी है वो पार्टी है शिवसेना। तो शिवसेना में जितने मेंबर्स थे उसमें से 2/3 मेंबर्स निकल गए इन द लीडरशिप ऑफ एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे के लीडरशिप में वो लोग बाहर निकल गए एंड दे मर्ज देमसेल्फ इन बीजेपी एंड बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट। और उद्धव सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई, माइनॉरिटी में आ गई, और उसने उद्धव सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा, और उसके बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने वहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर कोई पार्टी में से सदस्य निकल जाए तो वो किसी अदर पार्टी में मर्ज कर सकते हैं और गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअली माइग्रेशन जो है इस लॉ के बाद बंद हो गया। तो इन 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड इन 1985 टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MP फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। वो अब पार्टी चेंज नहीं करेंगे। 1985 के बाद से ये नियम बन गया। इफ़ दे डू सो दे विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। अगर वो ऐसा करेंगे तो दे विल लूज देयर सीट इन द लेजिस्लेचर। वो अपना जो सदस्यता है लेजिस्लेचर की उससे उसको छोड़ना पड़ेगा उनको। दिस इज़ नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसे कि मैंने बताया कि इस लॉ को हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। और 2/3 मेंबर्स ऑफ ए पार्टी कैन मर्ज विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन उसमें एक नियम ये भी था कि अगर कोई पार्टी में से 2/3 मेंबर्स निकलते हैं तो वो किसी अदर पार्टी में मर्ज हो सकते हैं। तो द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर and make it mandatory for every candidate who contests election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से हुए। जैसे पहला वाला हम लोगों ने देखा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंड किया गया और नया लॉ लाया गया, तो ये लेजिस्लेचर की तरफ से लाया गया, यानी गवर्नमेंट ने पहल की कि एक एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। उसी तरह समय समय पर गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने, तीनों ने प्रयास किए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म्स लाई जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर एंड मेक इट मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट। क्या मैंडेटरी कर दिया गया सभी कैंडिडेट्स के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने क्या मैंडेटरी कर दिया? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट। उनको इलेक्शन में खड़े होते समय जब वो अपना नॉमिनेशन करने जाते हैं उस समय कैंडिडेट्स को एक एफिडेविट फाइल करना होगा। एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हर, है ना, जो भी हो, अगर लेडी है तो भी और अगर जेंट्स है तो भी कैंडिडेट, उनको अपने नॉमिनेशन के समय क्या करना होगा? उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा अपने नॉमिनेशन के समय, जो इस बात को बताएगा कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ का उनका पूरा लेखा जोखा होगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उनके पास हैं, कितना कैश है, क्या है, सारे डिटेल्स उनमें एफिडेविट के जरिए उनको इलेक्शन कमीशन को बताने होंगे। प्लस अगर कोई क्रिमिनल केस उनके खिलाफ कोर्ट में पेंडिंग है जिसमें वो एक्यूज्ड हैं, तो वो भी उनको बताना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस ऑन टाइम एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। अब यहाँ इलेक्शन कमीशन का रोल देख रहे हैं हम लोग। पहले में हम लोगों ने गवर्नमेंट का रोल देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक अमेंडमेंट किया और एक एक्ट ले आए जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके जरिए क्या हुआ कि उनको एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है नॉमिनेशन के समय, जिसमें उनको अपने प्रॉपर्टीज़ का डिटेल्स देना पड़ता है। इसके अलावा ये भी बताना पड़ता है कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, अगर है तो वो कौन कौन से केसेस हैं, इनका जिक्र उनको एफिडेविट में करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ देयर नॉमिनेशन।
अब हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किए गए रिफॉर्म को देखेंगे। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डर पास किया कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स करवानी समय समय पे ज़रूरी है। एक निर्धारित समय पे उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग करवानी ज़रूरी है। और टाइम एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, और इसके साथ ही उनको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न भी भरने होंगे कि उनके पास जो पैसे आ रहे हैं फ्रॉम द डोनेशन ऑफ पीपल, है ना, तो वो कौन लोग हैं जो उनको डोनेशन दे रहे हैं और कितना डोनेशन आ रहा है, इस पे उनको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सुधार जो था वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया। अब यहाँ एक सुझाव है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव 1/3 ऑफ टिकट टू वीमेन कैंडिडेट्स। अब यहाँ एक सजेशन है, जैसा कि मैंने बताया था कि एफर्ट्स भी है, जो एफर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के तरफ से भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी है और इलेक्शन कमीशन के तरफ से भी है, और कुछ जनरल जो है सजेशंस हैं कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए टू गिव 1/3 ऑफ टिकट टू वीमेन कैंडिडेट्स, कि 1/3 टिकट, चाहे वो एमपी का इलेक्शन हो चाहे वो एमएलएस का इलेक्शन हो। ये नियम तो लोकल बॉडीज़ में आ चुका है कि वीमेंस को वहाँ पर टिकटें दी जा रही हैं और उनके लिए रिज़र्व कर दिया जा रहा है सीट्स को। लेकिन अभी एमपीज़ के लिए और एमएलएस के लिए ये रिजर्वेशन बिल जो है, वीमेंस रिजर्वेशन बिल जो है, वो अभी पेंड कर रहा है, और अभी नहीं पेंड कर रहा है, ये पिछले 25 ईयर्स से पेंड कर रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट है जो 2014 में पहली बार चुन के आई, उस समय से लगातार अभी तक काम कर रही है। दूसरी बार भी इलेक्शन में जीती 19 में, और दोनों ही बार इनके मैनिफेस्टो में ये बातें कही गई हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल को ये लोग ले करके आएंगे। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि वो विमेंस का रिजर्वेशन बिल जो है, जो पिछले 2 दशकों से पेंड कर रहा है, उस पर कोई विचार हो। तो ये एक सजेशन है कि ये चीज़ें लागू होनी चाहिए फॉर द रिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि अगर ऐसे तो जनसंख्या का 50% महिलाएं हैं, तो उनको कम से कम 1/3 तो सीटें होनी चाहिए उनके लिए इन फॉर एमपीज़ एंड एमएलएज इलेक्शन। तो ये एक सजेशन है। 5th पॉइंट इज द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द वोट secured by the parties in the last election। अब ये भी एक सजेशन है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ पैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को चुनाव कंडक्ट कराने के लिए उनको देने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर बाय देम इन लास्ट इलेक्शन। जिस हिसाब से उनका जो परसेंटेज ऑफ वोट रहा है पिछले इलेक्शन में, उसको देखते हुए उनको कुछ पैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को देने चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि जो अनलिमिटेड खर्च होता था पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उस पर इलेक्शन कमीशन ने ब्रेक लगाने की कोशिश की है। और एमपीज़ के लिए जो छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं एमपीज़ के, उसमें 70 लाख कर दिया गया है मैक्सिमम लिमिट, और जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उसमें 95 लाख पे इसको मैक्सिमाइज़ किया गया है। और एमएलएस के लिए ये 40 लाख तक इसको मैक्सिमाइज़ किया है कि इससे ज़्यादा पैसा आप इलेक्शन में खर्च नहीं करेंगे, और इसका हिसाब भी उनको देना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि जब इनकम टैक्स का रिटर्न भरेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने उन पे जो ब्लैक मनीज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था इलेक्शन के दौरान, उसको कंट्रोल करने का प्रयास दिखाई देता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो बच्चों, ये कुछ ऐसे रिफॉर्म हैं
जो समय समय पे किए गए, लेकिन कुछ ऐसे रिफॉर्म हैं जो अभी और होने चाहिए, क्योंकि जितने ही अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स होंगे उतना ही हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं वो अच्छी बनेंगी और उनमें काफ़ी सुधार होगा, ऐसी उम्मीद है। तो बच्चों, इस टॉपिक के साथ लेसन नंबर 6 यहाँ समाप्त होता है। अब अगले वीडियो से लेसन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।